नमस्कार मित्रों। लोक साहित्य की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उसमें सामान्य भाषा में कुछ इतनी गहन बातें, गहरी बातें कह दी जाती हैं जिनका विश्लेषण निरंतर चलता रहता है और वो कहीं भी उसका कोई ओर छोर नज़र ही नहीं आता कि ये कहाँ तक सिमटेगा, कहाँ तक ये फैलेगा, कुछ पता नहीं चलता। और उस समय इस लोकप्रियता के आड़े ना तो शिक्षा आती है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि वो भी नहीं आती, और ना ही उस लोक संस्कृति की लोकप्रियता के आड़े उसका समृद्ध होना, आर्थिक दृष्टि से ना वो चीज़ें सामने आती, उनकी कोई भी महत्व नहीं होता। और ना ही ये महत्वपूर्ण होता है कि उसकी उम्र कितनी रही, कितने साल वो जिया। मैं छोटी सी बात आपको जिस लोक साहित्यकार या लोक गीतकार के बारे में बता रहा हूँ, वो हरियाणा का सबसे चर्चित, सर्वाधिक चर्चित लोक गीतकार, जिसे सूर्य कवि के नाम से भी याद किया जाता है, वो पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में दो चार दिलचस्प बातें आपसे बांट लेता हूँ। बांटनी इसलिए ज़रूरी है कि ये जुलाई का जो महीना है, ये उन्हीं श्रीमान जी का जिन्हें अब कालजयी कहा जाता है, उनका जन्म का जो दिन है, जन्मदिन आप कह सकते हैं, वो इसी जुलाई माह के तीसरे सप्ताह का है। और ऐसे मौके पर अगर याद नहीं करेंगे तो बाद में लाभ भी क्या, बाद में बहुत सारी चीज़ें हाशिए पे सरक जाती हैं। आपके पास एक वजह होनी चाहिए उसको याद करने की। सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने आप में बहुत ऊंचे पाए का, ऊंचे दर्जे का लोक साहित्यकार था। लेकिन सबसे जो एक वजह जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि वह केवल 48 वर्ष जिया। 45 वर्ष, ये उम्र बहुत थोड़ी होती है, और इस उम्र में उसने कीर्तिमान ऐसे ऐसे स्थापित किए कि अब तक उस पर लिखे जाने वाले और उस पर किए जाने वाले शोध कार्य की संख्या अब सैकड़ों में हो गई है। सैकड़ों में। मैं आपको जो भी आंकड़े दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। और लोकप्रियता का आलम ये कि जब 1964 में, 64 की बात ये मेरे ख्याल में, जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री का निधन हुआ, तो उस समय आम आदमी के लिए भी ये खबर बड़ी एक अचंभे वाली थी। और बात गांव में हो रही है, गांव के लोग कह रहे हैं कि देखो, पंडित नेहरू भी चल बसे, जैसे पंडित नेहरू तो अमर थे। लेकिन अब वहाँ गांव वाले कुछ कहते हैं कि अगर बड़े बड़े चले गए, पंडित लक्ष्मीचंद नहीं बच पाए, तो ये पंडित नेहरू क्या चीज़ थी। मतलब ये है कि उसका जो कद है आम आदमी की दृष्टि में देश के प्रधानमंत्री से भी ऊंचा पहुंच चुका था। और मित्रों, ये वह वक्त था जब मंचों पर गाना बजाना और कोई भी कार्यक्रम प्रस्तुत करना ये कोई स्तरीय लोगों का काम नहीं माना जाता था। अब ये बात अलग है कि कालांतर में जब पता चला कि इस बंदे ने तो अपने वक्त में, अपने समय में ऐसे ऐसे गज़ब के कीर्तिमान स्थापित किए जिनका सही सही आकलन हम लोग कर ही नहीं पाए। और अब जब आकलन होना आरंभ हुआ है तो कहीं कोई अंत इनका दिखाई नहीं देता, और वो लगता ये है कि यह व्यक्ति 48 वर्ष या 45 वर्ष की उम्र तक जी कर भी कालजयी है, अमर है, और उसके लिए कोई भी शब्द दिवंगत का उसके साथ कोई फिक्स होता ही नहीं है, कोई जोड़ा नहीं जा सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मित्रों, मुख्य रूप से सांग, ये उनकी विशेषता थी। सांग को स्वयं ही लिखना है, और लिखना पढ़ना आता नहीं है, ये भी बात सही है, लेकिन स्वयं ही उसको गुनगुनाना है। और मौखिक परंपरा में उसी सांग को लोगों ने अपने कागज़ से अपने पेन पर या पेंसिल से उतार लेना है, और उसके बाद वो साहित्य, लोक साहित्य का एक अविस्मरणीय पन्ना बन जाता है। और उस पर फिर शोध कार्यों की एक लंबी श्रृंखला आरंभ हो जाती है। तो ये एक बड़ी गज़ब की बात है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। और वर्षों पहले ये भी कहा जाता था, जब ये पंडित जी महाराज जीवित थे, क्योंकि इनकी जो जन्म है वो 1903 का है, और 1948 में
1945 में, शायद 1945 में वो चले भी गए। इस अवधि में उन्होंने जो भी प्रस्तुतियाँ दी, वे प्रस्तुतियाँ आज भी उसी रूप में याद की जाती हैं और उसका एक एक शब्द लोगों के मानसिक पटल से कागज़ और कलम पर उतारा जाता है। अब भी उस पर चर्चा होती है और अब भी शोध कार्य होता है और उसको सूर्य कवि की उपाधि भी दी जाती है। जीवन काल में उसको इतना भाव नहीं मिला जितना दिवंगत होने के बाद मिला, और दिवंगत होने के बाद ये स्थिति आ गई कि शायद लोक साहित्य में हरियाणा के पास सबसे बड़ा हस्ताक्षर यही सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद थे। और उनकी जो यश गाथा थी या उनकी जो कीर्ति थी, वो सिर्फ ये भी नहीं कि सिर्फ वर्तमान हरियाणा के क्षेत्रों तक सीमित रही, वो धीरे धीरे ब्रज के सभी क्षेत्रों और राजस्थान, आप कह सकते हैं कि जिसे विशाल हरियाणा कह सकते हैं, वो सारे के सारे क्षेत्र जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आता है, राजस्थान के भी बहुत सारे क्षेत्र आते हैं और हरियाणा तकरीबन लगभग पूरा प्रदेश ही आता है, उन सब में उसका जो स्थान है लोकप्रियता की दृष्टि से और गहराई की दृष्टि से सबसे ऊपर है, और इसीलिए कदाचित उन्हें सूर्य कवि कहा जाता है। वही दर्जा लोक साहित्य में उनको दिया जाता है जो भक्ति काल में सूरदास का सूर सूर कहा जाता है, तो सूर सूर तुलसी शशि, और उसी ढंग से पंडित लक्ष्मीचंद को भी सूर्य कवि के रूप में मान्यता मिल चुकी है। आप कुछ भी कहें, लेकिन उनका जो स्थान है उसके बारे में कोई समझौता हो नहीं सकता। कुल मिलाकर इसमें मैं आपको ये बता दूं कि निर्धन परिवार के थे और मुख्य व्यवसाय जो था वो एक सामान्य या तो किसानी और या फिर पशु चराना, दो ही काम होते थे। और पशु चराते वक्त भी श्रीमान जी कुछ न कुछ गाते रहते, अपनी स्वर मुद्रा में, अपने स्वर संधान में स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ गाते रहते, जो उनके शिष्य, इनके प्रशंसक कागज़ पे उतारते रहते। और उसी मुद्रा में पशु चराते चराते इन्होंने ऐसी कृतियाँ, ऐसी अमरत्व वाली रचनाएं लोक साहित्य को दे दी हैं जिन पर चर्चा आज भी बाकायदा नए नए रूपों में गायब है। निर्धन परिवार था, पढ़ाने की सामर्थ्य परिवारजनों में भी नहीं थी, छोटी सी किसानी, छोटे सी खेत की बात थी। और जन्म जो था वो जाटी कला नामक एक गांव में हुआ था। और सबसे जो बात, ये गांव जो है ये सोनीपत ज़िले में स्थित है। एक बात बड़ी विचित्र लगती है मित्रों कि ये वो समय था जब जहाँ भी इनके कार्यक्रम की प्रस्तुति होनी है वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग उमड़ पड़ते थे। ये वो समय था, लोकप्रियता का भी शिखर था। लेकिन उस वक्त फ़ोटोग्राफी भी थी। जब वो फ़ोटोग्राफ़र, जब उस समय उनसे बहुत समय पहले रानी लक्ष्मीबाई के फ़ोटोग्राफ भी जब उपलब्ध हो रहे हैं आज, तो निश्चित रूप से इतने लोकप्रिय लोक साहित्य के पुरोधा इनके चित्र मिलने चाहिए थे। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारी अपनी हरियाणा साहित्य अकेडमी ने भी एक बार प्रयास किया, अलग अलग स्थानों पर जाकर वहाँ के छाया चित्रकारों से संपर्क साधा गया कि कहीं तो इनका एक चित्र मिल जाए। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि कहीं भी इनका चित्र उपलब्ध नहीं हो पाया। और उसके बाद हुआ ये कि इनके बेटे ने एक जयपुर से एक कलाकार को बुलाकर सामने बैठाकर, कलाकार के सामने स्वयं बैठकर उसको डिस्क्रिप्शन दी कि भाई मेरे पिता का नाक ऐसा था, मेरे पिता का गला ऐसा था, मेरे पिता का डील डॉल ऐसा था, मेरे पिता का चेहरा मोहरा ऐसा था। और इस प्रकार से जब उसको ये लगा कि जो चित्र बन रहा है ये चित्र सही है, तो अब उसने हामी भरी कि ये बिल्कुल सही है, मेरे पिता का चित्र ही लगता है। तब उसकी प्रतिमाएं, सबसे पहली प्रतिमा स्वयं उनके बेटे को बनवानी पड़ी। और उसके बाद तो एक श्रृंखला सी जुड़ गई और हरियाणा साहित्य अकादमी ने उनके सम्मान में एक पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान पुरस्कार
वो भी स्थापित किया और अब तक बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे विद्वत जनों और लोक साहित्यकारों को ये सम्मान मिल चुका है। और ये सम्मान जिसको भी मिलता है वो समझता है कि मेरे लिए तो ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो गया कि पंडित जी के साथ मेरा नाम जुड़ गया, और क्या चाहिए। और इस पर खूब काम हुए। ग्रंथावली एक पूरी की पूरी छापी गई। ग्रंथावली हरियाणा साहित्य अकादमी ने छापी। बाद में कुछ अन्य अर्ध सरकारी संस्थानों ने भी उसे प्रकाशित किया अलग अलग रूप में। और मित्रों, आज भी जहाँ लोक साहित्य की चर्चा होती है, वहाँ कहीं उस चर्चा में पंडित लक्ष्मी चंद को हाशिए पे रखना या उनके नाम का बड़े आदर के साथ जिक्र ना होना, ये हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। तो ऐसे लोक साहित्य के महान पुरोधा को उनकी जन्म दिवस पर और या जन्म दिवस के आसपास आप कह लीजिए नमन। और वाकई जो कुछ उन्होंने दिया है उसका कोई भी सानी, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और वो सॉन्ग जो है, उन्होंने लगभग 2 दर्जन सॉन्ग दिए और प्रस्तुति भी स्वयं करते थे। और वो प्रस्तुति बड़ी गज़ब की होती थी, और जहाँ भी प्रस्तुति होती थी वहाँ सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ जाते थे। लेकिन छायाचित्र उनका अब तक नहीं मिल पाया। ये दर्शाता यही बात है कि उस काल में हम अपने लोक साहित्यकारों को कितना ज़्यादा महत्व देते थे। आज वो हमारे लिए बहुत बड़े सूर्य हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।